इन ट्रैक्स के बारे में हम डिसेंडिंग के बारे में बात कर चुके हैं। ये सब हो गया, ये तुम ज्यादा जानते हो, इसको एनाटॉमी पढ़ चुके हो। ऑलिगोस्पाइनल, देन देयर आर मोनोएमिनर्जिक पाथवेज फ्रॉम लोकस ceruleus and subceruleus, noradrenergic pathways are there। ये सब डिसेंडिंग पाथवेज है। सीरोटोनर्जिक पाथवे इज देयर। सीरोटोनर्जिक पाथवे की क्या इंपॉर्टेंस है? व्हाट इज इंपॉर्टेंस ऑफ सीरोटोनर्जिक पाथवे? पढ़ा है एनाटॉमी में, डिसेंडिंग पाथवेज में, असेंडिंग पाथवेज में, नाम तो आया होगा, आया कि नहीं आया? The importance of this pathway is that is neurons using serotonin as the neurotransmitter are mainly situated in the nucleus raphe magnus of the medulla oblongata। अरे तू चाबीला कुछ भी लाया, पहले ही बोल दिया जा सकता है। Nucleus raphe magnus is the area which supplies all neurons where serotonin is getting secreted। सारी सीरोटोनिन जो ब्रेन में सिक्रीट हो रही है, चाहे वो डिसेंडिंग फाइबर से स्पाइनल कॉर्ड में जा रही हो, चाहे वो असेंडिंग फाइबर से फोर ब्रेन में जा रही हो, ऑल न्यूरॉन्स आर सिचुएटेड इन द मीडियल रेफे न्यूक्लियस ऑफ द मेडुला ऑब्लोंगेटा। एंड वी नो दैट दिस हैज गॉट टू इंपॉर्टेंट फंक्शन। वन, इट लीड्स टू द पेन मॉडिफिकेशन एट द लेवल ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड, एंड सेकेंडली इट इज रिलेटेड विद व्हाट? प्लेजर एंड सैटिस्फैक्शन। जो कंटेंटमेंट का जो फील होता है वो आपका सीरोटोनिन से रिलेटेड है। नाउ कॉर्टिकोस्पाइनल ट्रैक्ट लीजन्स, ये तो पढ़ा दिए होंगे एनाटॉमी में। लीजन्स ऑफ द कॉर्टिकोस्पाइनल पाथवे, एनी आइडिया है? कुछ आइडिया पढ़ा है नहीं पढ़ा है भाई? पढ़ा दिया होगा, ओके, मैं जस्ट रिपीट करूंगा। द कॉर्टिकोस्पाइनल ट्रैक्ट लीजन्स are most common in the internal capsule। Why they are common in the internal capsule, and what is the cause of such lesions in the internal capsule? बोलिए, क्या कारण है इसका? The reason behind this is that the fibers in the internal capsule are most compressed। फाइबर कंप्रेस होके आ रहे हैं इसमें, बिल्कुल छोटी जगह में। पूरे कॉर्टेक्स से फाइबर निकल रहे हैं और यहाँ कोरोना रेडियस से कंप्रेस होकर के इंटरनल कैप्सूल में आ रहे हैं। तो अगर वहां पे हाइपरटेंसिव पेशेंट्स में ब्लीडिंग होती है, देन इट कैन कॉज वाइड स्प्रेड डैमेज टू द डिसेंडिंग फाइबर लीडिंग टू द कॉर्टिकोस्पाइनल लीजन और द पिरामिडल ट्रैक्ट लीजन। इट इज ऑल्सो नोन एज अपर मोटर न्यूरॉन और कॉर्टिकोस्पाइनल साइन। ओके, द फीचर्स ऑफ द corticospinal tract lesions are hypertonia, spasticity। Now this hypertonia or spasticity is of two types, आगे बात करेंगे। एक तो होती है rigidity और एक होती है rigidity। और क्या होता है? हाइपरटोनिया दो तरह का हो सकता है, मैं पहले भी बता चुका हूं। किस किस तरह का? रिजिडिटी एंड स्पास्टिसिटी, दोनों में क्या फर्क है आगे हम देखेंगे, बताइए। हाँ बिल्कुल ठीक है, रिजिडिटी में ऐसा ही होता है। और नहीं, रिजिडिटी में फ्लेक्सर्स एंड एक्सटेंसर्स बोथ टाइप ऑफ द मसल्स आर इन्वॉल्व्ड, ठीक है। And that is because of increased discharge of the static gamma motor neurons, while the spasticity is due to lesions of the corticospinal pathway where the anti-gravity muscle tone is mainly increased। Anti-gravity muscle which in the lower limb are the, ये आपका जो dorsiflexion कर रही है वो है, और यहाँ पे ये फ्लेक्सर, तो वहाँ नीचे एक्सटेंसर्स है या फ्लेक्सर्स है, ये आर anti-gravity muscle। So what is the characteristic feature of corticospinal tract lesion or upper motor neuron disease और upper motor neuron lesion और pyramidal tract sign, जो थोड़ा सा फर्क पड़ेगा। First is the hypertonia, increased tone in the skeletal muscles of the body।
increase the phasic and tonic stretch reflexes. पता है स्ट्रेच रिफ्लेक्स एग्जैजरेट हो जाएगी, ज्यादा आएगी, लॉस नहीं होगी. Loss of voluntary motor activity will be there because there is lesion or damage to the corticospinal pathway. Weakness of the distal musculature, इनका paralysis जरूरी नहीं है, but they become weaker because some fibers we have seen of the corticospinal pathway are relayed directly over the alpha motor neuron, others are relayed via the internuncial neuron. तो ज्यादातर जो है वो इंटरनंशियल न्यूरॉन के द्वारा आते हैं, तो उनमें टोन बढ़ता है, जबकि जो डिस्टल मस्कुलेचर है उनमें ज्यादातर डायरेक्ट सप्लाई आती है अल्फा मोटर न्यूरॉन के ऊपर, तो उनमें वीकनेस आ जाती है मसल की, टोन बढ़ता नहीं है. ओके. डिक्रीज और लॉस ऑफ सुपरफिशियल रिफ्लेक्सेस एंड एबनॉर्मल प्लांटर रेस्पॉन्स. So what is normal plantar response? What is normal plantar response? Any idea? I think you know how to elicit a plantar reflex. आती है करनी? नहीं आती. आती है? कैसे करते हैं? क्या करेंगे? स्मॉल टो तक जाएंगे और फिर एक टो तक आएंगे. बिल्कुल ठीक है. यहां से स्क्रैच करते हुए यूं आएंगे नीचे पैर की पगथली के ऊपर. ठीक है. एंड व्हाट रिएक्शन नॉर्मली डू वी एक्सपेक्ट? प्लांटर फ्लेक्शन of all toes and plantar flexion of the great toe and adduction of the toes. इनका adduction होगा और इसका plantar flexion होगा. Whatever happens at the ankle joint is immaterial. ये plantar flexion हो रहा है, dorsiflexion, इसका कोई मतलब नहीं है. Main feature is of the toes and great toe. इनका adduction होता है और इसका plantar flexion होता है. And that is why that we are able to walk when we put foot on the ground. हम नीचे रखते हैं तो जॉइंट, ये सारा हिस्सा जिसको हम स्टिमुलेट कर रहे हैं सारा टच होता है, रिफ्लेक्स एक्टिवेट होती है, ये अडक्ट होती है, ये नीचे चला जाता है, ग्राउंड पे ग्रिप आती है, हम खड़े हो जाते हैं सीधे और आगे बढ़ते. दैट इज द एक्सप्लेनेशन ऑफ दिस पर्टिकुलर रिफ्लेक्स. सो एबनॉर्मल प्लांटर रेस्पॉन्स मीन्स व्हेन यू एलिसिट प्लांटर रेस्पॉन्स देयर इज abduction of the toes and dorsiflexion of the great toe. That is always known as Babinski's sign positive or abnormal plantar response, which is always positive in cases of lesions of the upper motor neuron, चाहे वो कहीं भी हो, cerebral cortex से लेकर के spinal cord के lowest segment तक कहीं भी lesion है, if it is damaging the upper motor neuron, it will cause the plantar reflex to become abnormal. So it is a very, very important sign in the accidental emergency where you have to assert whether the spinal cord has been damaged or not due to the accident. Okay. In case of the lesions of the medullary pyramid, जहाँ की fiber cross हो रहे हैं, वहाँ के थोड़ा सा different आता है picture. The picture is only weakness of the distal musculature, especially the fingers. Plantar reflex is always abnormal. Muscle tone is slightly decreased. No spasticity or no other features of the upper motor neurons are seen. So pyramidal tract signs are slightly different than the upper motor neuron lesions. Lesions of the medial system pathway, vestibulospinal tract, reticulospinal tract, olivospinal tract, tactospinal tract, they lead to reduced tone in the postural muscle, loss of writing reflexes, locomotor impairment, चल नहीं सकता properly, and manipulation of the object may be normal. जो छोटे मोटे काम है हाथ से करने के वो आराम से कर सकता है अगर मीडियल सिस्टम पाथवे के फाइबर डैमेज हुए या डिस्टर्ब हुए तो. पैराप्लीजिया का क्या मतलब है? बोथ लोअर लिम्स आर पैरालाइज्ड, उसको पैराप्लीजिया कहते हैं. दिस कैन बी पैराप्लीजिया इन फ्लेक्शन और पैराप्लीजिया इन एक्सटेंशन डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ द लीजन. क्वाड्रिप्लीजिया और फोर लिम्स आर पैरालाइज्ड. हेमीप्लीजिया आधी बॉडी पैरालाइज हो जाए तो हम हेमीप्लीजिया कहते हैं. नाउ व्हाट हैपेंस व्हेन द कंप्लीटली स्पाइनल कॉर्ड इज कंप्लीटली कट? पूरा काट रहे हैं, ये पढ़ा दिया होगा एनाटॉमी में भी. ट्रांससेक्शन पढ़ाया कि नहीं पढ़ाया? अरे ये तो बता दो पढ़ाया कि नहीं पढ़ाया. स्पाइनल कॉर्ड को पूरा काट दें तो क्या होगा? पढ़ा दिया ना, अच्छी बात है. तो मुझे जल्दी जल्दी कवर कर लूंगा मैं. सो द immediate effect will be
the patient will go into the spinal shock, immediate effect. Loss of all muscle tone, flaccid paralysis will be there. Loss of deep reflexes, areflexia will be there. Loss of superficial, all reflexes will be lost. Deep reflexes, superficial reflexes, autonomic reflexes are also lost. So there is no control over the bladder and the rectum. Blood pressure falls because loss of the autonomic function is there. Loss of all sensations below the level of the section. जहाँ काटा है उसके नीचे के सारे सेंसेशन डिसअपियर हो जाएंगे. Joints offer no resistance to the passive movement. मसल टोन भी नहीं रहा बिल्कुल ही. No control over the bladder and the bowel functions. During recovery which takes 6 to 12 weeks. मरीज पूछता है, अटेंडेंट पूछता है, मरीज तो कहाँ से पूछेगा, जैसा कब तक ठीक हो जाएगा, रिकवरी होगी कि नहीं होगी. तो जवाब देने का तरीका 6 से 12 हफ्ते लगते हैं रिकवरी होने में. धीरे धीरे थोड़ी रिकवरी होगी, पूरी कभी नहीं होती. सो ड्यूरिंग रिकवरी टोन स्टार्ट्स रिटर्निंग, ग्रेजुअली इंक्रीजेस इन हाइपरटोनिया. तो एंटी ग्रेविटी मसल्स में जो सारा टोन खत्म हो गया था, अब धीरे धीरे टोन वापस आना शुरू होता है. सो जो हाइपोटोनिया एटोनिया था मसल्स में, उसमें टोन बढ़ेगा, धीरे धीरे हाइपरटोनिया हो जाएगा. टोन विल बी इंक्रीज मोर देन नॉर्मल, इट विल बी देयर. रिफ्लेक्सेस स्टार्ट रिटर्निंग, ग्रेजुअली बिकम्स एक्सैजरेटेड. सारी रिफ्लेक्स एक्सैजरेट हो जाती हैं. रेजिस्टेंस टू पैसिव मूवमेंट इंक्रीजेस, मसल टोन इज इंक्रीजिंग. यूरिनरी रिटेंशन क्यों होगा बताइए? Why there will be urinary retention? Because all those patients of the spinal shock, a catheter has to be put into the urethra and bladder, so that the bladder doesn't become much distended, otherwise it will be damaged completely. तो ये urinary retention क्यों हो रहा है patients में? है कोई idea? Why there is urinary retention? The cause of this is that first, during the damage, autonomic functions were lost, but during recovery, autonomic function starts recovering. Sympathetic tone पहले आता है, parasympathetic tone बाद में recover होता है. तो sympathetic tone जब बढ़ता है, तो bladder neck, जिसको internal sphincter कहते हैं, वो sympathetic से supply होता है mainly, और उसका tone बढ़ जाता है. जब bladder नोक का tone बढ़ जाता है, तो यूरिन पास नहीं हो सकता, क्योंकि parasympathetic का function अभी आया ही नहीं है. तो डिफ्यूजर मसल कॉन्ट्रैक्ट नहीं करेगी, टोन ब्लैडर नेक बढ़ा हुआ है, देयर बी यूरिनरी रिटेंशन बिकॉज ऑफ अर्ली रिटर्न ऑफ द सिंपैथेटिक टोन. वॉलंटरी मूवमेंट्स इन द केस ऑफ दिस नेवर रिटर्न, कभी नहीं आएंगे वापस. नो सेंसरी रिकवरी विल बी देयर. द पर्सन विल रिमेन इनटू द स्पास्टिक पैरालिसिस, ऑल फंक्शंस विल बी ऑल्टर्ड एंड प्लांटर रिफ्लेक्स विल ऑलवेज बी पैथोलॉजिकल. प्लांटर रिफ्लेक्स हमेशा पैथोलॉजिकल ही रहेगी, ये ध्यान देने की बात है. And hyperactive reflexes affect both, as we know, stretch and the flexor reflexes. दोनों तरह के रिफ्लेक्स, एक प्रोटेक्टिव रिफ्लेक्स है, एक पोस्चर डिस्टर्ब करने वाली रिफ्लेक्स है, मगर दोनों ही आपके एक्सैजरेटेड आएंगी, बढ़ी हुई आएंगी. आपकी रिफ्लेक्स है जो लॉस्ट होती है मोनोसिंथेटिक हो गई है सब ऑल कवर्ड. द सेकेंड वन इज द ब्राउन-सिकार्ड सिंड्रोम. ये क्या होता है? ब्राउन-सिकार्ड सिंड्रोम डायग्राम से पता लग रहा है. हेमी सेक्शन ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड, आधा काट दिया जाए तो क्या होगा? तो इसमें ध्यान देने की क्या बात है? मोटर न्यूरॉन से ग्रे मैटर में कौन से न्यूरॉन अफेक्ट हो रहे हैं, कौन से सेंसरी न्यूरॉन अफेक्ट हो रहे हैं. असेंडिंग ट्रैक्स, कौन से इप्सिलेटरल जो डैमेज हुए हैं, कौन से जो कॉन्ट्रालेटरल क्रॉस होकर के आए वो डैमेज हुए, उससे सारा आपका पिक्चर सामने आता है इसका. So the neurological deficit in case of the hemisection of the spinal cord can be predicted after a period of spinal shock. So it is described at different levels. At the level of the section, जहाँ कटा है स्पाइनल कॉर्ड को, आधा काटा है, तो जो मोटर न्यूरॉन डैमेज हुए हैं उस लेवल के ऊपर देयर विल बी लोअर मोटर न्यूरॉन पैरालिसिस ऑफ द स्केलेटल मसल्स. पहली बात. बिलो द लेवल ऑफ द सेक्शन अगर बात करें, इसके नीचे क्या चेंजेस आएंगे? तो नीचे दो तरह के चेंज आएंगे. सेंसरी चेंज विल बी देयर, मोटर चेंजेस विल बी देयर. देन सेंसरी चेंजेस विल बी ऑन द सेम साइड of the damage,
on the opposite side of the damage. Similarly, motor changes on the same side of the damage and on the opposite side of the damage. ये पूरा का पूरा पिक्चर सामने आएगा. So at the level of the section, loss of sensation carried by the dorsal column will be lost. Below the level of the section, same side, maximum motor loss will be there क्यों फाइबर cortical spinal tract के फाइबर क्रॉस हो चुके हैं, तो वो डैमेज हो गए तो मोटर पैरालिसिस विल बी देयर. So maximum motor loss will be there. Upper motor neuron paralysis will be there below the level of the section on the same side. Okay, spastic paralysis will be there and exaggerated reflexes will be there. Then loss of superficial reflexes, abnormal plantar response will be there on the same side, and complete loss of sensation carried by the dorsal column pathway. This ascends ipsilaterally. So all sensations carried by the dorsal column pathway, like the fast what? Fine touch, vibration sense, position sense, kinesthesia are carried by the posterior column pathway, so they will be lost on the same side. And minimum effect to the anterolateral system, because from the same side the fibers have already crossed and gone to the opposite side. तो उस साइड में, सेम साइड में पेन और टेम्परेचर लॉस नहीं होगा. ऑन दी अपोजिट साइड नो मोटर लॉस, जो फाइबर इंटैक्ट है, इधर मोटर लॉस नहीं होगा, मसल में कोई बदलाव नहीं आएगा, बट मैक्सिमम सेंसरी लॉस विल बी देयर इन टर्म्स ऑफ द लॉस ऑफ टच एंड पेन सेंसेशन, जो कि फाइबर क्रॉस हो चुके हैं. टच के कौन से फाइबर? क्रूड टच के फाइबर. क्रूड टच, टेम्परेचर एंड पेन फाइबर्स हैव क्रॉस्ड, so there will be maximum loss because they have been damaged to the opposite side. And position and kinetic sense or the sensations carried by the dorsal column pathway on the opposite side are not affected. So what the common causes of the Brown-Séquard syndrome includes stab wounds, किसी ने चाकू मार दिया पीठ पे आपके नहीं, किसी के मार दिया. Then gunshot wounds can be there. फ्रैक्चर लेटरल मास ऑफ द वर्टिब्रा, अगर वो डैमेज कर सकता है स्पाइनल कॉर्ड को. ऑटोमोबाइल एक्सीडेंट कैन कॉज डैमेज टू द स्पाइनल कॉर्ड. इंफार्क्शन बिकॉज लॉस ऑफ द ब्लड सप्लाई. ट्यूबरकुलोसिस वेरी कॉमन इन इंडियंस. सिरिंगोमाइलिया, ये क्या होता है? व्हाट इज सिरिंगोमाइलिया? सराउंडिंग कैविटीज हो जाती हैं स्पाइनल कॉर्ड में, उसको सिरिंगोमाइलिया कहते हैं. It is herniation of the central canal. सेंट्रल कैनाल डायरेक्ट हो सकती है, हर्निएट हो सकती है, उसको हम सिरिंगोमाइलिया बोलते हैं. मेटास्टैटिक लीजन्स का क्या मतलब है? ट्यूमर कहीं और है, कैंसर कहीं और बोन में मेटास्टेसिस कर रहा है, तो वो आपके स्पाइनल कॉर्ड को डैमेज कर सकता है. एंड हीमेटोमा सेकेंडरी टू दी ब्लड थिनर, जो आपके एस्पिरिन या क्लोपेडोरॉल ले रहे हैं, वो ब्लड थिनर प्लेटलेट का फंक्शन डिप्रेस करते हैं. स्पॉन्टेनियस ब्लीडिंग हो सकती है उन लोगों के अंदर और वो डैमेज कर सकते हैं. Then the last topic in the spinal cord is the muscle tone. So muscle tone is basically defined as the resistance offered by the muscle on passive stretch. ये हम पहले भी देख चुके हैं. If we stretch the biceps muscle, it is resisting to stretch. Muscle is responding by contraction. Okay, so that is the manifestation of the tone in the skeletal muscle. But if we define it properly, then tone in the muscle is a state of partial contraction. Muscle पूरी contracted नहीं है, पूरी relaxed भी नहीं होती कभी भी, ये हमेशा partially contracted रहती है. So it is a state of partial contraction due to, अब ये क्यों हो रहा है? Due to asynchronous discharge of the motor neurons. Motor neurons का मतलब both alpha motor neuron and gamma motor neuron are there. ये asynchronous discharge कर रहे हैं, मगर ये कर क्यों रहे हैं? इसका मेन कारण है the impulses are coming from the muscle itself. तो मसल में जो मसल स्पिंडल्स थे, उनसे लगातार इंफॉर्मेशन आ रही है. There is a mismatch always between the intrafusal and the extrafusal muscle fibers in the skeletal muscle. Because of that, continuous afferent input is there, and because of that afferent input, there is activation of the alpha motor neurons of the spinal cord. Similarly, because of continuous activation
of the gamma motor neuron by the pontine reticulospinal tract. That gamma motor neuron excites the receptors in the muscle and causes contraction, reflex contraction of the skeletal muscle. So that is the cause of the tone in the skeletal muscle. ये tone का कारण है. The physiological basis behind this tone, और it is because of two mechanisms. मसल में टोन दो मैकेनिज्म की वजह से आता है. One is known as a myotatic mechanism. Second is known as non-myotatic mechanism. Okay. Myotatic mechanism means the tone arises because of changes in the muscle strength. मतलब myotatic का मतलब है स्ट्रेच रिफ्लेक्स जब एक्टिवेट होती है और उसकी वजह से जो टोन आ रहा है, जो डेफिनेशन है, वो मसल टोन का कारण है. So if the tone is arising because of the activation of the stretch reflex in the muscle, then it is a myotatic mechanism. So 90% of the tone in the skeletal muscle is because of the spinal stretch reflex or myotatic mechanism. But the 10% is also contributed by the vestibular apparatus. हमारा head किसी भी position में हो in relation to body, certain part of the vestibular system, either the utricle or saccule or not semicircular canal but utricle and saccule, some part will be stimulated, on other side will be inhibited. So because of the differential input from the otolith organs, there is a change in the tone in the skeletal muscles to maintain the body posture, and that is the another mechanism of the tone in the skeletal muscle, and that is known as the non-myotatic mechanism. And this tone is mainly dependent upon the gamma motor neuron discharge, because the pontine reticulospinal tract, I have said, is excitatory to the gamma motor neurons of the spinal cord. They are continuously active. तो gamma motor neuron अगर कॉन्टेंट से एक्साइट होता है तो इंट्राफ्यूजल मसल फाइबर जो मसल स्पिंडल में है उनको कॉन्ट्रैक्ट करके रखता है. उनको कॉन्ट्रैक्ट करके रखेगा तो इंट्राफ्यूजल एक्स्ट्राफ्यूजल फाइबर्स की जो लेंथ की डिस्पैरिटी है वो बढ़ जाएगी. रिफ्लेक्स स्ट्रेच हमेशा एक्टिवेट रहेगी और वो मसल में टोन क्रिएट करती रहेगी. So it is always due to the gamma motor neuron discharge. So how this muscle tone is controlled? ये कंट्रोल कैसे होता है? तो क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन उसी के ऊपर डिपेंड करते हैं पेशेंट्स के अंदर. सेरेब्रल कॉर्टेक्स, जो कॉर्टेक्स है उसमें हमने देखा एरिया 4 है, 6 है, 8 है और भी हैं, मगर उनके अलावा कुछ ऐसे एरियाज भी हैं कॉर्टेक्स के जिनको हम कहते हैं एस एरियाज. एस का मतलब सप्रेसर एरियाज है. 2S, 4S, 9S, 24S, ये चार मेन एरियाज है सप्रेसर एरियाज. ये जब ये कंट्रोल करते हैं आपके गामा मोटर न्यूरॉन की एक्टिविटी को. इनको अगर स्टिमुलेट करें तो मसल में टोन घट जाता है, ठीक है ना, और इनको इनहिबिट करें तो टोन बढ़ जाएगा. देन सेकंड इज द बेसल गैंग्लिया. बेसल गैंग्लिया डज नॉट डायरेक्टली प्रोजेक्ट टू द स्पाइनल कॉर्ड एट ऑल. वहां से कोई फाइबर नहीं आ रहा स्पाइनल कॉर्ड के अंदर, बट by influencing the activity of the reticular formation of the brain stem, that is pontine and medullary reticulospinal tract, जो कि एक एक्साइटेटरी है, मेडुलरी इनहिबिटरी है, इन दोनों का बैलेंस मेंटेन करता है. एंड बेसल गैंग्लिया मेनली इन्फ्लुएंसेस द एक्टिविटी ऑफ स्टैटिक गामा मोटर न्यूरॉन इन द स्पाइनल कॉर्ड. बेसल गैंग्लिया स्टैटिक को इन्फ्लुएंस करते हैं, इसीलिए बेसल गैंग्लिया की डिजीज में जो मसल टोन में बदलाव आता है वो रिजिडिटी आती है, स्पास्टिसिटी नहीं आती, क्योंकि दोनों में टोन बढ़ता है. फ्लेक्सर्स एंड एक्सटेंसर बोथ मसल्स आर इन्वॉल्वड इन द इंक्रीज इन द टोन. देन सेरिबेलम इज एन एरिया, एंटीरियर सेरिबेलम जिसको आपने पढ़ लिया सेरिबेलम. एंटीरियर सेरिबेलम इज द एरिया वेयर देयर इज अ लिंकेज ऑफ अल्फा एंड गामा मोटर न्यूरॉन. मतलब दोनों की एक्टिविटी का कोऑर्डिनेशन अगर कहीं से हो रहा है तो आपका सेरिबेलम से हो रहा है. एंटीरियर सेरिबेलम को अगर एक्साइट करें तो मसल टोन घट जाता है. एंटीरियर सेरिबेलम को अगर डैमेज कर दें तो मसल टोन बढ़ जाता है. ओके, और ये रिफ्लेक्ट करता है कि वो टोन अल्फा मोटर न्यूरॉन की एक्टिविटी से बढ़ा या गामा की एक्टिविटी से बढ़ा. ठीक है. देन एज आई ऑलरेडी सेड, रेटिकुलर फॉर्मेशन ऑफ द pons and medulla. Reticulospinal tract, pontine is excitatory and medullary is inhibitory to the gamma motor neuron, specifically of the spinal cord. So डीसेरेब्रेट रिजिडिटी क्या होती है? व्हाट इज डीसेरेब्रेट रिजिडिटी? पढ़ाया बेटा? ये कहाँ हो, क्या पढ़ रहे हो?
यूट्यूब तो नहीं देख रहे हो ना, वो मत देखना, क्लास बाहर जाके देखना। तो व्हाट इज दी सेरेब्रल रिजिडिटी? सुपीरियर कॉलिकुलस सुना है ना? इंफीरियर कॉलिकुलस सुना है? इफ वी मेक ए सेक्शन, एनिमल्स की बात कर रहा हूं, तो ह्यूमन बीइंग में भी डैमेज हो सकता है वो एरिया। इफ वी मेक ए सेक्शन बिटवीन द सुपीरियर एंड इंफीरियर कॉलिकुलस, उसको कहते हैं मिड कॉलिकुलर सेक्शन। So if we make a mid-collicular section, then after survival, the tone in the muscles of the body which changes is described under the cerebral rigidity. सेरिब्रम को आपने अलग कर दिया बाकी नीचे के एरिया से, मिड ब्रेन के करीब रीजन आता है ये मिड कॉलिकुलर सेक्शन। So such animal or human being present with the change in the muscle tone and certain functional changes which is described under the cerebral rigidity. तो cerebral rigidity में क्या होता है? There is increase in the tone in the skeletal muscles of the body, and this cerebral rigidity is because of increased activity of the spinal stretch reflex. Stretch reflex की activity से बढ़ता है ये, and it is mainly due to increase in the static gamma motor neuron discharge. इसका मतलब बेसल गैंग्लिया का रोल आ रहा है। अब मैं ये सब ऐसा क्यों कह रहा हूं? बिकॉज इन एनिमल्स और पेशेंट्स ऑफ दी सेरेब्रल रिजिडिटी, अगर हम स्पाइनल स्ट्रेच रिफ्लेक्स को इंटरप्ट कर दें, काट दें सेंसरी नर्व को, तो रिफ्लेक्स आर्क कट गई, डैमेज हो गई, तो ये डी सेरेब्रल रिजिडिटी खत्म हो जाती है। जिसका मतलब ये गामा की वजह से आ रही है। ठीक है। दूसरी बात, इन इस्केमिक डिसेरेब्रेशन, और एक कह सकते हैं क्लोरप्रोमेजिन का नाम सुना है? दिस इज साइकोट्रोपिक ड्रग, फार्माकोलॉजी में पढ़ोगे। ये गामा मोटर न्यूरॉन की एक्टिविटी को कम करती है, ये प्रूव्ड फैक्ट है ये। तो अगर क्लोरप्रोमेजिन दें ऐसे पेशेंट्स में तो टोन घट जाता है, अगेन प्रूविंग दैट दिस रिजिडिटी इज बिकॉज ऑफ द गामा मोटर न्यूरॉन डिस्चार्ज। ओके, देन कम द इस्केमिक डिसेरेब्रेशन। इस्केमिक डिसेरेब्रेशन का मतलब है कि हम आप प्रूव करना चाहते हैं कि अल्फा गामा लिंकेज कैसे हो रहा है। तो इफ वी डैमेज द आर्टीरियल सप्लाई टू द एंटीरियर सेरिबेलम, ओके, देन मसल टोन चेंजेस। पहली बात, जो डिसेरेब्रेट रिजिडिटी का पेशेंट था या एनिमल था, उसी में आपने एंटीरियर सेरिबेलम को डैमेज कर दिया। नाउ द रिजिडिटी इंक्रीजेस फर्दर इन द स्केलेटल मसल, पहली बात। सेकेंडली, दिस रिजिडिटी नाउ डज नॉट डिसअपियर ऑन इंटरप्शन ऑफ द रिफ्लेक्स आर्क। इसका मतलब ये अब गामा रिजिडिटी नहीं रही। The gamma rigidity has been converted into alpha rigidity. It means cerebellum was the coordinator of the alpha and gamma motor neuron. इसी केस में अगर cerebellum को आप स्टिमुलेट करेंगे तो टोन घट जाएगा। ठीक है। इसका मतलब cerebellum is something to do with the co-activation of the alpha and gamma motor neuron. So there are 4 areas which have exert supraspinal control over the muscle tone of the body: cerebral cortex, basal ganglia, cerebellum, and medullary and pontine reticular formation through the reticulospinal tract. इनमें से कुछ इनहिबिट करते हैं टोन को और कुछ बढ़ाते हैं टोन। As you can see the diagram, जहाँ प्लस लगा हुआ है वो एरिया एक्साइट टोन को बढ़ाते हैं और जहाँ माइनस लगा हुआ टोन को घटाते हैं। Now you see, the main role is coming to the reticular formation of the brainstem in the modulation of the tone. Due to decrease, अब ये जो आपका pontine reticular formation है और एक medullary reticular formation है, इसपे इनपुट cerebral cortex से आ रहा है, cerebellum से आ रहा है और basal ganglia से आ रहा है और फिर इनपुट नीचे जा रहा है कुल मिला के। ठीक है। अब टोन बढ़ा क्यों? ये जो आपका pontine reticular spinal tract है, this is इनहेरेंटली एक्टिव। जो हमने शुरू में बात की थी, जब अब मैंने क्या बात कर रहे थे, इंटीग्रेशन कैसे होता है न्यूरॉन्स की एक्टिविटी का, न्यूरोनल पूल में एक्टिविटी क्या होती है, उसमें बात की थी हमने। तो दिस पोंटाइन रेटिकुलर फॉर्मेशन इज इंट्रिंसिकली एक्टिव, ये टोन बढ़ाता है। तो इसको हमेशा इनहिबिट करके रखना पड़ता है।
वरना टोन बढ़ा हुआ रहेगा। तो इस पे इनहिबिटरी इन्फ्लुएंसेस आते हैं। तो डिसर्बिट रिजिडिटी में क्या होगा, इस पे जो इनहिबिटरी इंपल्स आ रहे थे वो खत्म हो गए, क्योंकि ये इंट्रिंसिकली एक्टिव है तो गामा मोटर न्यूरॉन की एक्टिविटी अब बढ़ेगी, और बढ़ेगी तो टोन बढ़ जाएगा। दूसरा है मेडुलरी रेटिकुलर फॉर्मेशन, ये इनहिबिटरी है बेसिकली, दिस विल इनहिबिट द गामा मोटर न्यूरॉन्स ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड। मगर ये इनहिबिट कब करेगा, जब ये ऊपर से फैसिलिटेट होगा, इसको ऊपर से फैसिलिटेट करना पड़ता है कि भाई तुम नीचे इनहिबिट करो, तो वो फैसिलिटेटरी इंपल्स जो है वो क्या होंगे, घट जाएंगे। घट जाएंगे तो ये नीचे इनहिबिट ही नहीं कर पाएगा, तो टोन बढ़ जाएगा। So the basic change which is occurring is the loss of inhibitory information to the reticular formation of the pons and loss of facilitatory impulses to the medullary reticular formation. This imbalance is created because of the mid-collicular section resulting into the decerebrate rigidity. और ये हम देख ही चुके हैं अल्फा वर्सेस गामा रिजिडिटी। अल्फा रिजिडिटी डीएफरंटेशन से एफरंट नर्व काट दें स्ट्रेच रिफ्लेक्स की, तो अल्फा रिजिडिटी डिसअपियर नहीं होती, जबकि गामा रिजिडिटी डिसअपियर हो जाती है।